एक लड़का जो दुबई में काम करता था और छुट्टियां होने के बाद अपने घर आया। कुछ ही दिनों में उसकी हत्या हो जाती है। हत्या करने के बाद पुलिस हत्यारे को पकड़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे इसका क्लू नहीं मिल रहा था। एक ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के जरिए कैसे सॉल्व किया, ये आज की कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। ये घटना है 8 मार्च 2022 की और जगह है हरियाणा का यमुनानगर ज़िला। इसी ज़िले में एक जो शमशान घाट होता है उसके पास कुछ लोगों को स्मेल आती है। जब लोगों को स्मेल आई तो वो थोड़ा सा पास जाकर देखते हैं। तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि झाड़ियों के पास में किसी व्यक्ति का एक छत विक्षत शव पड़ा हुआ है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब उस मौके पर पहुंचती है तो वह देखती है कि शमशान घाट के पास वाला एरिया एक वीरान सा जगह है जहां पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं लगभग 5 से 6 फुट ऊंची ऊंची। तो ऐसे में एक छोटा सा जंगल का एरिया है वो पूरा है और उसी में झाड़ियों के बीच में एक बॉडी फंसी हुई थी। पुलिस उस बॉडी को बाहर निकालती है तो पुलिस उसको देखती है कि बॉडी बहुत डैमेज हो चुकी थी। उसका कारण था कि वो लावारिस बॉडी की तरह पड़ी हुई थी और उसको जो मांस खाने वाले जानवर हैं उन्होंने उसे नोच खसोट लिया था। ऐसे में उसका चेहरा और शरीर का काफ़ी अंग क्षत विक्षत हो चुका था। पुलिस के ऊपर सबसे पहला दबाव ये था कि वो इस बॉडी को शिनाख्त करे कि आखिर इस बॉडी की शिनाख्त करे कि आखिर ये बॉडी है किसकी। सबसे पहले पुलिस पंचनामा करती है और उसके बाद अज्ञात के तौर पर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि यहाँ अभी कोई घटना ऐसी घटित हुई या कोई व्यक्ति गायब हुआ जिसके बारे में जो लोग बाकी आम बोलचाल की भाषा में है कि कोई गायब हो गया। तो ऐसी कोई बात है लोग नहीं बताते हैं क्योंकि उनके आसपास की घटना नहीं थी। अब पुलिस सबसे पहले उस एरिया के आसपास के थानों में अगर किसी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई है तो उसको ढूंढती है और तुरंत ही उसको एक गुमशुदा की रिपोर्ट मिल भी जाती है। यह गुमशुदगी की रिपोर्ट जयपाल सिंह के व्यक्ति ने लिखवाई थी। उसने अपने बेटे पवन, जिसकी उम्र 30 से 32 वर्ष थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका बेटा 6 मार्च से घर नहीं आया है और 6 मार्च को ये रिपोर्ट लिखी गई थी। पुलिस जयपाल से कांटेक्ट करती है और उनको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उनको बॉडी की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं। तो जयपाल कहते हैं कि जो शरीर का आकार है उसके आधार पर तो संभावना है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन क्योंकि फेस पूरा बिगड़ चुका था तो ऐसे में जयपाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कह सकते थे। अब पुलिस पवन की पत्नी से पवन के बारे में पूछती हैं तो पत्नी देखकर साफ इनकार कर देती है कि नहीं, ये उसके पति की लाश नहीं है। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं था तो वह एक काम करती है कि वह पवन के पिता की डीएनए सैंपलिंग करने के लिए जो सैंपल होता है वो कलेक्ट कर लेती है और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम हाउस में जो बॉडी थी उसका भी डीएनए कलेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस ने ये नोटिंग करने के साथ भेजा था कि डीएनए सैंपलिंग के लिए इसका सैंपल रख लिया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यह जो व्यक्ति जो कि अज्ञात था, जिसकी मौत हो चुकी थी और बॉडी मिली थी, उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया था। उसी की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई है। तो अब ये मामला जो कि ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति कैसे यहाँ पर आया, ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उसके ऊपर हमला हुआ है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई है। इसके बाद जिसने भी इसके साथ ये किया है वो यहाँ पर इसकी बॉडी को फेंक कर चला गया। पुलिस तुरंत ही उस शमशान घाट के पास जो एरिया था, जो लोकेलिटी थी, वहाँ के सीसीटीवीज़ को खंगालती है। पुलिस देखने का प्रयास करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और बात सामने आई थी कि 8 तारीख को इसकी बॉडी मिली लेकिन इसकी हत्या 2 से 3 दिन पहले हो चुकी है। तो पुलिस जो सीसीटीवीज़ खंगालती है वो 8 तारीख से पहले के लगभग 15 दिन के सीसीटीवीज़ को खंगालती कि कहीं ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए इसी की कदकाठी का, या फिर अभी 2-3 दिनों में कहीं कोई गाड़ी ऐसी गुजरी हो या कोई बाइक ऐसी गुजरी हो जो अपने साथ इस बॉडी को लेकर आई हो, यहाँ फेंक कर चली गई हो। लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू हाथ नहीं लगता है।
कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं दिखती है जिसमें इस व्यक्ति को, जिसको अभी तक पुलिस पवन मानकर चल रही थी कि पवन को फेंक कर गए हैं, इसकी बॉडी को फेंक के गए हैं। पुलिस अपना काम कर रही थी और यहाँ पर पवन के जो परिवार वाले थे वो भी पवन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पवन घर पर नहीं आया था, क्योंकि अभी तक वो स्पष्ट नहीं थे कि ये जो बॉडी है वो पवन की है। यहाँ मैनुअल पुलिसिंग के जरिए अब पुलिस अपना काम करती है, क्योंकि पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला था। पुलिस अब पवन के बारे में पता करती है, तो उसके पिता बताते हैं कि पवन दुबई में काम कर रहा है। वह अभी 2 से 3 हफ्ते पहले ही गांव वापस आया था और गांव आने के बाद पवन अपनी जो जॉब कर रहा था उसमें उसको पर्याप्त पैसा मिल रहा था। तो ऐसे में पवन ने गांव में ही एक और ज़मीन खरीद रखी थी और उस ज़मीन पर पवन अपना घर बनवा रहा था। गांव में आमतौर पर लोग जब बाहर से आते हैं तो अपनी उनकी ज़मीनें होती हैं या नई ज़मीन लेके वो अपना अपना घर फिर से बनाते हैं। और जो पवन था उसकी अर्निंग भी इतनी अच्छी थी कि उसके पास पैसों की ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो ऐसे में उसने एक ज़मीन खरीदी और ज़मीन पर वो अपना घर बनवाने की तैयारी कर रहा था। तो जब पवन के पिताजी से बात की गई तो पिताजी ने बताया कि जो घर है उसके चारों ओर की नींव तो भर गई है, अब पवन उस घर की ऊंचाई करवाने के लिए उसमें मिट्टी करवा रहा था, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि जो प्लॉट खरीदे जाते हैं वो सामान्यतः सड़क से नीचे होते हैं, तो लोग सबसे पहले उसमें नींव भरवाते हैं जिससे कि उसकी ऊंचाई बढ़ जाए। और यही काम पवन करवा रहा था। पवन अपने पिता को 5 तारीख को ये बता कर जाता है कि मैं जो मिट्टी वाले हैं उनसे बात करके आया हूँ और मिट्टी प्लॉट पर आने वाली है, तो मैं उसको डलवाने के बाद वापस आऊँगा। यहीं पर जयपाल ने बताया कि उनके पास बहुत अच्छी खासी ज़मीन भी है, तो वह उनकी ज़मीन में खेती भी होती है और उनका जो खर्चा है वो खेती से चल जाता है। पवन अपनी जो कमाई कर रहा था उसको सेव कर रहा था। उसकी पत्नी हालांकि गांव में ही रहती थी, लेकिन वो अपनी सेविंग के ज़रिए अब आगे का जो भविष्य है उसको देख रहा था, क्योंकि वो हमेशा दुबई नहीं रह सकता था। ये सारी बातें पुलिस को पवन के पिता ने बताई। अब पुलिस इन सारे जो घटनाएं हैं, जो सारी बातें हैं, उसके माध्यम से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। अभी तक पुलिस को ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर घटना ये इसके साथ हुई कैसे, लेकिन जब 2 महीने हो जाते हैं और डीएनए रिपोर्ट आ जाती है तो डीएनए रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो बॉडी थी उसका डीएनए जयपाल के डीएनए से मिल गया। इससे स्पष्ट हो गया था कि जो बॉडी थी वो पवन की ही थी। अब जब घर वालों को ये बात पता चलती तो घर वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि एक परिवार का सदस्य है, जयपाल जी का बेटा, अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तो माँ बाप इन सब की स्थिति बहुत ख़राब थी। साथ ही साथ जयपाल की जो बहू थी उसकी भी स्थिति बहुत ख़राब थी। ये सब लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे और अब पुलिस के पास इनको जो सूचना देने के बाद अगर कोई बातचीत भी करनी थी तो पुलिस ने यहाँ पर जो एक मानवता का एंगल होता है उसके माध्यम से उन्होंने बातचीत नहीं की। जब लोग बाग थोड़ा सा इनका दुख कम हो गया उसके बाद पुलिस पूछती है कि अब बताइए क्या किसी पे आपको शक है। तो घर वालों ने बताया कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि लड़का हमारा बाहर रहता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब पुलिस आसपास के जो गांव जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर सब बात कर रहे थे। पुलिस अपनी जो मैनुअल पुलिसिंग थी उसके माध्यम से पता कर रही थी कि पवन घर पर कितनी बार आया है, ये दुबई गया था तो दुबई से घर पर आने की इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या इसका कहीं कोई अफेयर चल रहा था, क्योंकि सबसे पहले पुलिस को डर यही था कि पवन का कहीं ना कहीं हो सकता अफेयर चल रहा हो जिसकी वजह से इसकी हत्या हुई हो। इसके बाद पवन की पत्नी के बारे में पूछा गया कि पवन की पत्नी को कहीं किसी के साथ देखा गया या वो कहीं बात करती है। ये सारी बातें हो रही थी, अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई थी। या पुलिस ने ये पूछा कि गांव में कुछ ऐसी घटना हुई हो जिसका इससे कनेक्शन हो चुका हो, या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति जिनका इनके घर आना जाना हो। अब ये सारी बातें जब पुलिस पूछ रही तभी पुलिस को एक और बात पता चलती है। गांव वालों ने ही ये बताया कि पवन के खेत जहाँ पर है उसी खेत के बगल में एक दूसरे व्यक्ति का भी खेत है। और हरियाणा और पंजाब में आम तौर पे जो लोग जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं उनके अपने अपने बिजनेसेस हैं, वो ज़मीन से जो अर्निंग कर रहे थे उनसे जो उनकी जो पूरी वेल्थ बनी थी, अब लोग बाग विदेशों में जाके सेटल हो गए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बाहर तो रहते हैं, कनाडा, इंग्लैंड आदि जगहों पर रहते हैं, लेकिन वो अपने जो पूरा का पूरा खेत है उसको किसी एक व्यक्ति को सौंप जाते हैं। वही व्यक्ति उसमें खेती कराता है, वही व्यक्ति उसमें खेती करने के बाद जो फसल उगती है उसका
मार्केट में सेल करता है और पूरा का पूरा हिसाब अपने मालिकों को देता है। तो इन सब के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब से मज़दूरों को हरियाणा और पंजाब ले जाया जाता है। तो लोगों ने बताया कि जयपाल जी के खेत के पास जिसका खेत है वो लोग तो बाहर सेटल्ड हैं, वो लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका जो खेत है वो नंद किशोर उर्फ अमन संभालता है। लेकिन जिस दिन से जो पवन है उसकी बॉडी मिली है तब से नंद किशोर गायब है। पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। पुलिस नंद किशोर के बारे में पता करने का प्रयास करती है, उसका फ़ोन नंबर निकलवाती है। फ़ोन नंबर निकलवाने के बाद जब पुलिस उसे संपर्क करती है तो नंद किशोर का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। यहाँ पर पुलिस का जो शक था वो और गहरा हो गया। अब पुलिस उस फ़ोन नंबर की सीडीआर डेटा को निकलवाने का प्रयास करती है। साथ ही साथ अब पुलिस एक और काम करती है। पुलिस उसके मालिक से बात करके नंद किशोर की पूरी डिटेल लेती है। तब ये पता चलता है कि नंद किशोर झारखंड के देवघर ज़िले का रहने वाला है। वह यहाँ पर उनके खेत का पूरा मैनेजमेंट करता है। एक तरह से वो मैनेजर का काम करता है कि उसके खेतों में कौन से मज़दूर आएंगे, क्या क्या काम होगा, कैसे कैसे काम होगा, वो सब कुछ नंद किशोर ही करता था। पुलिस ने नंद किशोर की फ़ोटो मंगाई, पुलिस को उसकी फ़ोटो ही मिली। लेकिन अब समस्या ये थी कि नंद किशोर का मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही थी। और यह जो मोबाइल है ये भी लगभग 7 या 8 तारीख को ही स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद से उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी। अब पुलिस अपने मुखबिरों का जाल फैलाती है। नंद किशोर के बारे में पूरी सूचना दी जाती है कि जहाँ कहीं भी ये दिखे इसको तुरंत पकड़ा जाए। ये सब काम हो रहा था, लेकिन अब नंद किशोर पकड़ नहीं आ रहा था। तभी एक गुप्त सूचना पुलिस को मिलती है कि फला फला तारीख को नंद किशोर गाँव आने वाला है और जिस घर में उसका सामान रखा है वो सामान लेकर जाने वाला है। पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी में तैयार थी। रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में नंद किशोर एक बहुत छोटी गाड़ी लेकर अपना सामान उठाने आता है। तभी पुलिस जब नंद किशोर को पहचान लेती है तो उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब पुलिस को नंद किशोर से पूछताछ करनी थी, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि उसका खेत केवल वह जिस खेत का मैनेजमेंट करता था उसका खेत और पवन का खेत दोनों अगल बगल थे, और वो गांव से चला गया जब पवन की हत्या हुई या पवन की बॉडी मिली। इन सब में कोई ऐसा मेल नहीं था, कि स्पष्ट मेल नहीं था कि पुलिस सीधे सीधे उससे इसके बारे में पूछताछ कर सके। पुलिस पहले बहुत हल्के में पूछताछ करती है, उससे बातचीत करती है और उससे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेट पूछती है कि तुम गाँव से यहाँ कब आए थे, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना काम रहता है, तुम आमतौर पर कितने मज़दूरों को काम पर लगाते हो, और जो बगल वाला खेत है उसके यहाँ तुम्हारा आना जाना कैसा है, तुम उन लोगों को कब से जानते हो। ये सारी चीज़ें जब 3-4 बार सेम क्वेश्चन अलग अलग पुलिस अधिकारियों ने पूछे तो नंद किशोर अपने कुछ बयानों से मिस कर गया। हालांकि मतलब पहले कोई और बात कही, दोबारा उसने कोई और बात कही, तो पुलिस को यहाँ पर क्लू मिल गया कि नंद किशोर झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस थोड़ा सख्त होती है, सख्त रूप अपनाती है। नंद किशोर तब भी नहीं टूटता। जब पुलिस की सख्ती धीमे धीमे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब नंद किशोर टूटता है और फिर वो पूरी बात बताने की बात कहता है। वो बताता है कि वह इस गांव में पवन के खेतों के बगल में है, वो जो खेत है अपने मालिक के पूरे खेतों का मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट करते हुए में ही जब वह खेतों पर काम कर रहा था, जब बुआई का समय होता है तब सभी लोग अपने अपने खेतों पर आते हैं। तभी उसने बताया कि पवन की जो पत्नी है वो भी अपने खेतों पर आती थी। इसने नंद किशोर ने उसकी पत्नी को भी देखा था। ये लोग एक दूसरे को केवल देख कर जान रहे थे और अपने अपने खेतों में काम करवाते थे। पवन की जो पत्नी है वो अब दोपहर के समय अपना खाना खाने घर वापस चली जाती थी, जबकि नंद किशोर अपना भोजन लेकर आता था और वो वहीं खेतों में ही काम करवाता था मज़दूरों से, अपना भोजन भी वहीं करता था। और जब शाम हो जाती थी, मज़दूर जब जाते थे तभी वो खेतों से जाता था। उसने इस बात पे गौर किया था कि पवन की पत्नी दोपहर में जाती है। एक दिन वो खाना ज़्यादा बना कर लाया और थोड़ी बहुत जो बातचीत हाय हेलो की हुई थी उसमें एक बार वो इंसिस्ट करता है कि वो भी उसके साथ ही खाना खा ले। पवन की पत्नी भी मान जाती है कि एक दूसरे को देखते तो हैं और साथ में काम भी करवाते हैं। और जब वो खाना खा लेते तो इनकी बातचीत का सिलसिला धीमे धीमे आगे बढ़ता है। अब हर 10-15 दिन में पवन की पत्नी खेतों में काम करवाने आती थी, क्योंकि खेतों में ऐसा होता है कि जब फसल उगती है तो बीच में देखभाल करने के लिए बार बार आना पड़ता है। कभी कभी खरपतवार लग जाती है, कभी कभी उसमें खेतों में पानी देना होता है, कभी दवाइयाँ डालनी होती, तो ऐसे में खेत के मालिकों को आना ही होता है। ये लोग जब आते थे तो ये मिलते थे।
अब इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी। तो पवन की पत्नी जब भी आती थी तो वो इससे फ़ोन करके कभी कभी कह भी देती थी कि तुम खाना ज़्यादा बना कर ले आना, हम लोग साथ में ही खा लेंगे। अब यहाँ पर पवन की पत्नी इससे मिल तो रही थी, साथ ही साथ पवन भी घर पर नहीं था। ऐसे में इसकी जो नज़दीकियाँ हैं वह नंद किशोर से बढ़ जाती हैं। अब इन लोगों का मिलना जुलना तो था, लेकिन वो मिलना जुलना इस तरह से था कि गांव वालों को भी कभी इन लोगों के ऊपर शक नहीं हुआ। ये लोग भी आमतौर पर बहुत कम मिलते थे। अब नंद किशोर भी धीमे धीमे इनके पवन के घर पर आने लगा, जयपाल के घर पे आ रहा था। और क्योंकि अगल बगल खेत थे तो ऐसा किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन घर पर आकर ये लोग नॉर्मल बातचीत करके ये चला जाता था। अब जब पवन फरवरी के समय अपने घर पर आया, तब जयपाल घर पर तो आया, लेकिन वो पवन की पत्नी से बात नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर जब जयपाल जब नंदकिशोर कई बार पवन के घर आया तो पवन को थोड़ा सा शक हुआ। पवन अपने घर का काम करवा रहा था, नया नया घर था, तो नंदकिशोर ने उसमें भी सहायता के लिए ऑफ़र किया था और उसने उसमें काम भी थोड़ा बहुत करवाया था। मज़दूरों को लेकर आना, उनसे काम करवाना, ये सब भी करवा रहा था। लेकिन पवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक हुआ कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बिना किसी मतलब के तो सहायता नहीं करता है। जब उसे शक हुआ तो एक बार उसने नंदकिशोर को डांट दिया। नंदकिशोर को डांटा भी, गाली गलौज भी की और उसे भगा दिया कि अब तुम यहाँ पर कभी मत देखना। अब ये सब बातें जब नंदकिशोर सुनता है तो वह वापस तो आ जाता है, लेकिन उसे मन ही मन ये लगता है कहीं ना कहीं उसकी जो चोरी छिपे उसकी पत्नी से मिलना जुलना था उसे पता चल गया है। अब यहाँ पर दो बातें हो रही थी। पहला तो नंदकिशोर को ये बात मन में घर कर गई थी कि पवन को उसके रिश्तों के बारे में पता चल गया है। दूसरी बात एक और सामने आ गई थी कि वो पवन की पत्नी से मिल नहीं पा रहा था, तो इस बात का उसे बहुत ज़्यादा गम था और उसे ये था कि जब तक पवन रहेगा, ना जाने कितने महीनों रहे, हम मिल नहीं पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में आ रही थी। अब इन्हीं सारी चीज़ों का जब उसे आभास हुआ तो उसने पवन को रास्ते से हटाने का सोचा कि अगर कल के दिन बात खुल जाती है तो पवन, जो कि पैसों से अब मजबूत है, मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करवा सकता है। हो सकता है मुझे गायब करवा दे या मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो इन सब बातों ने उसे पवन की हत्या करने पर मजबूर किया। अब वह योजना बना रहा था। 2-3 दिन के बाद वो फिर से पवन से मिलता है। उसके पास कुछ फ़ॉरेन की जो शराब होती है वो रखी हुई थी। वो उसे ऑफ़र करता है कि चलो हम किसी दिन पार्टी करते हैं। पवन भी राज़ी हो जाता है। अब वह एक दिन तय कर लेते हैं। निश्चित दिन को ये लोग मिलते हैं, शराब पीते हैं। यहाँ पर नंदकिशोर केवल इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब पवन के ऊपर शराब का जो नशा है वो हावी हो जाए और मैं इसके ऊपर हमला करूँ। ये दोनों जो शराब पीने जा रहे थे ये उसी शमशान घाट के पास पहुँचते हैं। शराब की बोतल भी नंदकिशोर ले गया था, उसके साथ खाने के लिए जो दूसरे आइटम्स होते हैं, नमकीन वगैरह, वो भी ये ले गया था। और शराब पीते पीते जब पवन को शराब बहुत ज़्यादा चढ़ गई तो ये अपने ही साथ लाया हुआ एक कुल्हाड़ी, जिसे इसने पहले से छुपा रखा था, उससे पवन के ऊपर वार कर देता है और उसे लहूलुहान करके वहीं मार देता है। इसको पता था कि वो जगह ऐसी है जहाँ सुनसान है, जहाँ कोई नहीं आता है, क्योंकि शमशान घाट पे आमतौर पर लोग नहीं आते। शाम का वक्त था और ये सारी वाक़या इसने 6 मार्च 2022 को किया था, जिस दिन बॉडी मिली थी उससे 2 दिन पहले। अब यहाँ पर झाड़ियों के पास वो लाश को फेंक कर चला जाता है और जो भी सामान अपने साथ लेकर आया था पूरा सामान समेट कर चला जाता है, ताकि पुलिस अगर आए और वो जब इस क्राइम सीन को देखे तो उसे कोई भी क्लू ना मिले, उसे कोई भी सुराग ना मिले। इस सादे तरीके से वो पूरा सामान लेकर अपना चला जाता है। इसके एक दिन बाद ही वह उस गांव को भी छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस देवघर में इसके घर पहुंची थी, इसके बारे में पता करने पहुंची थी, तो नंदकिशोर के घर वालों ने बताया था कि वो कई सालों से घर पर नहीं आया, वो अपने मालिक के यहीं काम कर रहा है और वहीं पर वो रहता है। ऐसे में पुलिस ने जो नंदकिशोर को पकड़ने का प्रयास किया था वो पहली बार में फेल हो गया था। अब जब पुलिस पूरी घटना को सुनती है तो तुरंत ही इसके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और आगे की कार्रवाई करती है। तो ऐसे में एक इलिसिट रिलेशनशिप, जिसको बचाने के चक्कर में पति की हत्या हो गई और उसकी पत्नी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर हमको ये देखना होता है कि कई बार रिश्ते किस कदर ऐसे ऐसे मोड़ ले लेते हैं जहाँ पर हमारे अपने ही बलि का बकरा बन जाते हैं। क्योंकि पवन की कोई गलती ऐसी थी नहीं, लेकिन वो बलि का बकरा बन गया और उसकी हत्या कर दी गई।
तो ये कहानी आज की यहीं तक। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है उसके लिए धन्यवाद।